गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल एनालिसिस की टेक्निक जो है हमारी स्वोट एनालिसिस। तो इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो देखो, जो स्वोट एनालिसिस होता है ना, वो एक ऐसा एनालिसिस होता है जो कोई भी बिजनेस फर्म लेके चलती है ताकि जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, उसको समझ सके कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। जो स्वोट एनालिसिस होता है ना, वो अप्लाई किया जाता है ताकि इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज वगैरह बनाई जा सकें। जो स्वोट एनालिसिस होता है उससे बिजनेस फर्म क्या करती हैं, मैच करती हैं अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस वगैरह को, जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट में लाई कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स के साथ जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये एक बिज़नेस फर्म को हेल्प करता है उसकी स्ट्रेंथ को यूज़ करने में कि वो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ले पाए। तो जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं भाई? टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होते हैं, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में भी आते हैं हमारे लिए। तो देखो, इसमें दिखा रखे हैं, ये हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं। ठीक है, तो अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि जो स्वोट एनालिसिस है उसमें स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, वीकनेसेस का क्या मतलब है। तो देखो, स्ट्रेंथ किसी भी बिजनेस की कैपेसिटी होती है जिसकी हेल्प से वो ना एडवांटेजेस ले सकता है अपने कंपटीटर्स के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भाई, अगर अच्छी रिसर्च की है उसने तो वो अपनी स्किल्स के बेस पर वो, मतलब भाई अब रिसर्च है, वो किसी भी बिजनेस की स्ट्रेंथ होगी, उसने पूरे इन्वायरमेंट वगैरह को एनालिसिस किया है, तो वो उससे क्या होगा, अपने जो भी कंपटीटर है उनसे ज़्यादा जल्दी इन्वायरमेंट के बेनिफिट ले सकता है, वो डेवलप कर सकता है नए प्रोडक्ट वगैरह को। इससे क्या होगा, कंपटीटिव एडवांटेजेस ली जाएंगी उसकी कंपटीटर के ऊपर। जैसे इसने एग्जांपल दिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, उसकी ये स्ट्रेंथ है कि वो ना पब्लिक से ईजिली पैसा राइज वगैरह कर सकती है, तो ये उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसे ज़्यादा उधार वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है हमारी वीकनेसेस की। तो वीकनेस क्या होती है, किसी फर्म की लिमिटेशंस। ठीक है, मतलब जैसे भाई कंपटीटर है ना, कंपटीटर उसके पास उसके लिए एडवांटेजेस हैं, और जो हमारी फर्म है उसके कंपैरिजन में वीक है, तो हमारी वीकनेसेस रेफर करती है लिमिटेशंस, जो किसके कारण होती है, जो भी डिसएडवांटेजेस एक फर्म की अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल के लिए, ओवर डिपेंडेंस होना एक फर्म का, एक सिंगल लगा लो, हम एक ही प्रोडक्ट लाइन पे डिपेंड कर रहे हैं, और लगा लो बाद में क्या हो, वो आउटडेटेड हो जाए, मतलब वो उस प्रोडक्ट को लोग पसंद करना बंद कर दें, तो क्या होगा, हमारा बिजनेस तो बंद हो जाएगा। इसी कहते हैं कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लेके चलो, एक से ज़्यादा सप्लायर वगैरह पे डिपेंड रहो, क्योंकि इमरजेंसी अनसर्टेनिटी कुछ भी करवा सकती है। अपॉर्चुनिटी होती हैं, ये एक फेवरेबल कंडीशन होती है किसी भी बिज़नेस के लिए, जो मतलब उसको हेल्प करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में, उसके फ़ायदा लेने में। और जो अपॉर्चुनिटी है उनका फ़ायदा तभी ले सकता है कि बिज़नेस जब उसकी स्ट्रेंथ इतनी हो कि वो उनका फ़ायदा ले पाए। जैसे एग्जांपल के लिए, सरकार ने 2 व्हीलर्स ड्राइवर्स के लिए हेलमेट कंपलसरी कर दिया, तो जो हेलमेट इंडस्ट्री है वो उसका फ़ायदा ले सकती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह करके। थ्रेट एंड चैलेंजेस, जो अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट में, वो रिस्क क्रिएट करते हैं। मतलब जो ऐसी कंडीशन है जिनको हम फेस नहीं कर सकते, मतलब जिनसे हम कोप अप नहीं कर सकते। जो थ्रेड्स होते हैं, वो कंपटीशन जैसे बढ़ रहा है वो थ्रेड्स की फॉर्म में है, जो फैशन चेंज हो रहा है, अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज वगैरह, तो ये सारे हमारे लिए थ्रेड्स का काम करते हैं। तो ये हमारा जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स वगैरह, ये हमारे स्पोर्ट्स के कंपोनेंट्स बोल सकते हो। स्पोर्ट्स की जो स्वोट एनालिसिस है उसकी फुल फॉर्म है, जो हम इन्वायरमेंट एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्वोट हैं, इनके जो कंपोनेंट्स हैं, इनमें कौन कौन से एग्जांपल है, मतलब इसके बहुत सारे एग्जांपल वगैरह देख सकते हैं। एग्जांपल्स में हमें जैसे दे रखा है, अपॉर्चुनिटी एक बिजनेस के लिए क्या क्या होती हैं, थ्रेड्स एक बिजनेस के लिए क्या क्या होते हैं, आप इनको देख सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या क्या होती हैं और वीकनेसेस क्या क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की। हमें इन्वायरमेंट को मतलब इन्वायरमेंट का हम अप्रेजल करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो इन्वायरमेंटल जो स्कैनिंग होता है वो एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है। जैसे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मीनिंग समझते हैं कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होता क्या है, तो ये डिफाइन करता है एक ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉनिटर कर सकती है अपने रिलीवेंट इन्वायरमेंट को, और आइडेंटिफाई कर सकती है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या थ्रेट्स हैं जो उसके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब भी वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन वगैरह ले रही है, तो जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है वो किस पर फोकस करता है, आइडेंटिफाई करने पर कि
कौन कौन से फ्यूचर में चेंजेस आएंगे, पोटेंशियल क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या इश्यूज़ वगैरह अरेंज होंगे। जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होता है ना, उसका एम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बदल देना किसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ताकि उसके इम्पैक्ट को हम कम कर पाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ले पाएँ, थ्रेट्स को कम कर पाएँ। ठीक है। जो सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होती है ना, वो अटेंशन ड्रॉ करती है पॉसिबल चेंजेस की तरफ, और उनके अकर उनसे पहले ही हम उसको फेस कर पाएँ, उनको दूर कर पाएँ। जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होता है ना, उसके 4 फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या? इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज़ और एक्सपेक्टेशंस। इवेंट्स कहता है कि इंपॉर्टेंट होते हैं और स्पेसिफिक अक्रंस होते हैं जो अलग अलग इन्वायरमेंट सेक्टर्स में होते हैं। ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड जनरल टेंडेंसी होते हैं या कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं जो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे इवेंट्स होते हैं। जो ट्रेंड्स हैं वो हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। जैसे हम नहीं कहते इसका ट्रेंड बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव है, इसका ट्रेंड घट रहा है मतलब नेगेटिव है। जैसे हमें डायग्राम में ये बढ़ रहा है तो ये ट्रेंड पॉजिटिव है, घट रहा है तो नेगेटिव है। इश्यूज़ वो करंट चिंताएँ होती हैं जो अराइज होती है इवेंट्स और ट्रेंड्स की फॉर्म में। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आइडेंटिफाई करती है कि भाई जो भी इमर्जिंग इश्यूज़ वगैरह हैं उनको पता कर पाए ताकि उनके अगेंस्ट में करेक्टिव एक्शंस ले पाए। तो इश्यूज़ होते हैं किसी बिजनेस की चिंताएँ, और एक्सपेक्टेशंस होती हैं डिमांड जो की जा रही है इंटरेस्टेड ग्रुप के द्वारा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो ये हमारे इसके 4 फैक्टर्स थे। अब इसमें है ना कुछ अप्रोच दिए हुए हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की, तो वो कौन कौन सी अप्रोच है। तो देखो इसने हमें 3 अप्रोच दिए, सिस्टमेटिक, एडहॉक और प्रोसीड फ्रॉम अप्रोच। तो सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या कहता है कि जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं ना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है सिस्टमेटिकली मैनर में। जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती है मार्केट से, कस्टमर से, लेजिस्लेशन में जो बदलाव हो रहे हैं, जो इसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है कंटिन्यूस बेसिस पे, मॉनिटर करके जो भी चेंजेस वगैरह हो रहे हैं और जो भी फैक्टर वगैरह उनसे रिलेटेड है उनको ध्यान में रखें। एडहॉक अप्रोच ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशल सर्वे वगैरह करती है, स्टडी करती है डील करने के लिए जो भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट वगैरह होते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। ये जो स्टडी होती है कंडक्ट की जाती है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशल प्रोजेक्ट वगैरह ध्यान में रखें, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज वगैरह को इवेलुएट करें, नई स्ट्रेटजी वगैरह बनाएं। ठीक है। प्रोसीड फॉर्म अप्रोच क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं एक प्रोसीड फॉर्म में जो भी अवेलेबल होती है अलग अलग सोर्सेज से इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज़ करती है इन्फॉर्मेशन को जो सप्लाई की जाती है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, या जो स्टोर डाटा होते हैं उनसे। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिनसे हम डाटा वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज। तो देखो डॉक्यूमेंट्री और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग पब्लिकेशन से, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह से मिलती है। मास मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट से। इंटरनल सोर्सेज में कंपनी के डॉक्यूमेंट वगैरह, इंटरनल रिपोर्ट्स वगैरह, मेमोरेंडम वगैरह आ जाते हैं। एक्सटर्नल एजेंसी में कस्टमर, मार्केटिंग, इंटरमीडिएट, सप्लायर वगैरह आ जाते हैं। फॉर्मल स्टडीज़ में एम्प्लॉयज़, मार्केट रिसर्च एजेंसी, कंसल्टेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और स्पाइंग होता है जासूसी वगैरह, सर्विलियंस करना, ऑब्जर्व वगैरह करना। तो एक्स एम्प्लॉय ऑफ कंपटीटर्स है ना, उनसे हम इंफॉर्मेशन ले लें। इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज एजेंसी, मतलब ये जासूसी वाले एजेंसी वगैरह को अपॉइंट कर लें, तो ये सब होते हैं। तो इनसे अलग अलग इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशन से भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, ये हमारी हेल्प करते हैं। जैसे इसने दे रखे सोर्सेज में इंटरनल पब्लिकेशन, वर्ल्ड वाइड वेब, गवर्नमेंट के पब्लिकेशन, इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन, तो इस पीरियोडिकल एंड न्यूज़पेपर। इसमें बस एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी अलग से वीडियो में। अब बात आती है जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की है उसके कुछ ना कुछ पिटफॉल्स होंगे, डैमेज होंगे, ड्रॉबैक्स होंगे। तो 5 पिटफॉल बता रखे हैं। देखो क्या क्या। जो स्ट्रेटेजिक प्लानर होते हैं ना वो कई बार ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लेते हैं ऑन द इन्फ्लुएंस इन द रिलीवेंट इन्वायरमेंट, और वो क्या कर देते हैं जो भी ट्रेंड्स और इश्यूज़ होते हैं ना उनको मतलब मिस कर देते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो इससे क्या होते हैं मतलब जो भी कमी है वो हमें पता नहीं चलती। एक डेंजर होता है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। इसका मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और क्रिएट करता है ओवरलोड, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है और हम टाइम इलेक्शन ले पाते हैं, हम उसी इन्फॉर्मेशन में पजल होकर रह जाते हैं। जो पर्पज़ है ना इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का वो है अनकवर करना, इन्फ्लुएंस करना जो भी मैटर है फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो पर्पज़ है ना शुड नॉट बी लॉस्ट एंड इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, मतलब वो नहीं गुम होना चाहिए, हमें पर्पज़ वगैरह को ध्यान में। लेकिन क्या होता है हम इतने ज़्यादा पजल हो जाते हैं कि पर्पज़ से ही भटक जाते हैं। जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग फंक्शन है वो इंटीग्रेट नहीं करना चाहिए इतना क्लोजली कि जो भी ऑपरेशनल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की
सिमिलरली जो मतलब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है वो इतनी ज़्यादा दूर तक नहीं होनी चाहिए, मतलब रियलिटीज़ में होनी चाहिए, रियलिटीज़ से दूर नहीं होनी चाहिए। तो ये रियलिटी से दूर होती है, इसके कारण भी इसकी कमी है। अब आती है कुछ टेक्निक्स और मेथड यूज़ किए जाते हैं इन्वायरमेंटल को स्कैन करने में। जैसे टेक्निक्स हैं SWOT एनालिसिस, ETPOP एनालिसिस, एनसोप मैट्रिक्स और BCG। तो SWOT का तो हमने पढ़ लिया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ETOP की फुल फॉर्म होती है इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, और BCG की होती है बोस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप। और इनको अलग अलग जगह पे बता रखी है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये इससे आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले बता रखा है कि स्ट्रेटेजीज किस प्रकार की टेक्निक यूज़ करते हैं डाटा वगैरह को कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, स्पाइंग और फोरकास्टिंग। स्ट्रेटेजीज है ना, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं अलग अलग सोर्सेज से, जो रिटन और वर्बल सोर्स भी हो सकते हैं। वर्बल में आ जाए जैसे ऑडियो विजुअल मीडिया, जो मतलब एम्प्लॉयज उनसे बात करके, मैनेजर, सुपरवाइजर वगैरह, और रिटर्न में हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो इंटरनल पब्लिकेशन में जैसे एग्जांपल दे, इंटरनेशनल पब्लिकेशन में यूनेस्को वगैरह की लिस्ट आती है, UNDP की, WHO की, वर्ल्ड बैंक की। और इंडियन गवर्नमेंट में इकोनॉमिक सर्वे, गाइडलाइंस वगैरह, 5 ईयर प्लान्स वगैरह जो हमारी गवर्नमेंट पब्लिश करती है, वो सब आ सकते हैं। जैसे इसने और भी दे रखे हैं, इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन में बॉम्बे स्टॉक डायरेक्टरी वगैरह, सेंट्रल मॉनिटरिंग, ये मतलब नाम एग्जांपल दे रखे हैं, मैगजीन्स वगैरह। ठीक है, जो अलग अलग न्यूज़पेपर आते हैं। स्पाइंग होता है जासूसी वगैरह करना, ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मतलब आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है डाटा वगैरह को कलेक्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर के। ठीक है, इसमें क्या करते हैं भाई, एक्सपर्ट को या स्पाई जो स्पाइंग वगैरह करता है उसको अपॉइंट कर लिया जाता है, जो हमारे कंप्यूटर वगैरह ना उनके सीक्रेट्स वगैरह ला के देता है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बारे में फोरकास्ट करना, फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तो ये स्टाफ स्पेशलिस्ट के द्वारा की जाती है किसी भी डिपार्टमेंट वगैरह में, मार्केट रिसर्च, कॉर्पोरेट प्लानिंग वगैरह के थ्रू। तो इसने टेक्निक्स बता रखी हैं, सिंगल वेरिएबल, एक्स्ट्रा पोर्शन, थ्योरेटिकल लिमिट, इनवेलप, डायनामिक मॉडल, मैपिंग, डेल्फी मेथड, मॉडल्स, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क वगैरह। मतलब ये अलग अलग टेक्निक्स है जिनका यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग में। और इन्वायरमेंट का अप्रेजियल बहुत ज़रूरी होता है, इसी से हम पता कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में। अब बात आती है इन्वायरमेंटल अप्रेजियल करते टाइम कुछ फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उसको। तो कौन कौन से हैं, तो देखो 3 पार्ट में बांट रखा है, स्ट्रेटजीज रिलेटेड फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर, इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर। तो स्ट्रेटजीज रिलेटेड फैक्टर कहता है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे उसकी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, मोटिवेशन लेवल, कोग्निटिव स्टाइल, एबिलिटी वगैरह। देखो अलग अलग स्ट्रेटजीज होते हैं, मतलब अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में, उनके अलग अलग एज होती है, एजुकेशन होती है, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, अपने डिसीजन देते हैं, अपने व्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग देखेगा, दूसरे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर, इसमें भी कहता है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का नेचर, उसकी साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ मार्केट, प्रोडक्ट वगैरह। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करके चलते हैं। और इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर में कहता है जो नेचर है इन्वायरमेंट का, अन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन कि वो कैसे अप्राइज वगैरह करेगी, जो नेचर है इन्वायरमेंट का डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी, वॉयलिटी, ट्रबलेंस मतलब जो भी डिफिकल्टी आ रही है, हॉस्टिलिटी वगैरह, डाइवर्सिटी वगैरह मतलब शत्रुता वगैरह, डाइवर्सिटी होती है अलग अलग भिन्नता वगैरह। तो ये भी है ना, एक टाइप से कहे तो इन्वायरमेंट को एनालाइज करने में हमारे सामने प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट कर देती है। तो इन फैक्टर को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम इन्वायरमेंट को एनालाइज वगैरह करते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रक्चरिंग इन्वायरमेंटल अप्रेजियल। कहता है कि जो आइडेंटिफिकेशन है ना इन्वायरमेंट इश्यूज़ का, वो हेल्प करता है स्ट्रक्चरिंग में, मतलब इन स्ट्रक्चरिंग द इन्वायरमेंटल अप्रेजियल, ताकि जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह वो एक मतलब हेल्प करे किसी भी स्ट्रेटजीज़ को इन्वायरमेंट की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में अच्छे से समझने में, एक आइडिया निकालने में। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरिंग होती है इन्वायरमेंटल अप्रेजियल की, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को सोल्व करने में ETOP का यूज़ करते हैं। ETOP एक टेक्निक है, ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंटल अप्रेजियल की। जो ETOP है ना, वो डायग्नोज करता है इन्वायरमेंटल की जो भी अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट्स वगैरह, उनकी इम्पैक्ट वगैरह को देखता है। ये रिलेटेड आइडेंटिफाई करने से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो भी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग से रिलेटेड है, जो अवेलेबल डाटा उसके बेस पे जो स्ट्रेटजीज वो डिसाइड करते हैं कौन सा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन वो हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा हमें इग्नोर करना है, कौन से में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें छांटने, वो सब। ठीक है, ये कहता है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उस वो किससे चिंतित होती है, कि टॉप मैनेजमेंट उसके साथ, जिसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉर्पोरेट प्लानर, चीफ एग्जीक्यूटिव, इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से जो इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल वो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो वाइडली ज़रूरत होती है इन्वायरमेंट को डायग्नोज करने में,
इस तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन पूछे तो इन्वायरमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल एक सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह का वेट दे करके, जो भी सिग्निफिकेंस है फैक्टर के उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।